गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला देखा था, जो हमारा क्या निकल के आया था, m इज इक्वल टू z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस AVA प्लस AS A2/3 प्लस AC जो कूलम्ब एनर्जी थी Z-1 A⁻⁴ प्लस एसिमेट्रिक एनर्जी A-2Z² और लास्ट में क्या थी, पेयरिंग एनर्जी जो थी AP/A 3/4। तो ये हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला निकल के आया था। और बाइंडिंग एनर्जी क्या निकल के आई थी, EB इज इक्वल टू क्या था, AVA माइनस AS A2/3 माइनस AC Z-1 बाई A 1/3 माइनस A-2Z² बाई A माइनस AP/A 3/4। तो ये हमारे पास निकल के आई थी। आज हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग सेमी empirical binding energy formula, calculate the binding energy per nucleon for 20 कैल्शियम 40। हमें कैल्शियम के लिए क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसकी हेल्प से, सेमी एम्पेरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूले की हेल्प से। अब फॉर्मूला आपको पता है, हमें ऊपर दिया हुआ ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपको पता है AB की वैल्यू कितनी होती है, 14.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब बात करें AC की, AS सरफेस एनर्जी कितनी होती है, 13 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कूलम्ब एनर्जी के लिए अपने पास कांस्टेंट टर्म कितनी आई थी, 0.595 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। एसिमेट्रिक एनर्जी कांस्टेंट कितना आया था, 19.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब पेयरिंग एनर्जी के लिए कांस्टेंट की बात करें तो 20 कैल्शियम 40 है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, इवन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, इवन है। तो उसके लिए पेयरिंग एनर्जी के लिए कांस्टेंट कितना था, इवन के लिए -13.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। यहाँ पे Z कितना है अपना, 20 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 20 है। और मास नंबर कितना है, 40। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, EB इज इक्वल टू 14.1, A यानी 40 माइनस सरफेस एनर्जी कांस्टेंट है 13 इंटू 14 2/3। कूलम्ब एनर्जी के लिए 0.595 इंटू Z की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस 1 बाई 14 1/3। अब कौन रहा, एसिमेट्रिक एनर्जी कांस्टेंट क्या है, 19.8 इंटू
a माइनस 2z की स्क्वायर यानी 40 माइनस 2 इंटू 20 की होल स्क्वायर बाई 40। माइनस माइनस है, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 13 3.5 बाई 14 3/4। अब यहां से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, 564 माइनस, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपका 11.696 माइनस 0.595 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 40। अब यहां से देखिए 14 माइनस 2 इंटू 40, 40 माइनस 14 0, तो ये वाली टर्म अपनी क्या हो जाएगी 0, प्लस 33.5 15.90। अब आगे क्या निकल के आएगा, 564, इसको इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 152.0.5 माइनस 0.5 माइनस 66.1111 प्लस 2.1। अब इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 347.94 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमें निकालनी क्या है, ये तो हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी, बट हमें निकालनी क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हमें निकालने EB/A, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 347.94 डिवाइड बाई 40, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ गई 8.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। इस प्रकार से हम किसी भी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, estimate the surface tension, estimate the surface tension of nucleus of an atom using semi empirical mass formula, given the constant, given that हमें AS की वैल्यू दे रखी है 13 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट और R नोट की वैल्यू है 1.3 फर्मी। यहां से हमें क्या निकालना है, किसी भी न्यूक्लियस का सरफेस टेंशन निकालना है, किसकी हेल्प से, सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमने जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी में हमने सरफेस एनर्जी निकाली थी, वो कितनी आई थी, ES इज इक्वल टू AS A2/3 था, यानी अकॉर्डिंग टू the liquid drop model, the contribution of surface energy in the binding energy is कितना था, ES इज इक्वल टू AS A2/3 और द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई कितनी होती है, द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस
ये होती है R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और सरफेस टेंशन कितना आएगा? टी से डिनोट करते हैं तो ES/A। अब ES की वैल्यू क्या थी? ES a⁻2/3। अब एरिया है, कोई भी न्यूक्लियस किस शेप में होता है? स्पेयर शेप में। स्पेयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। आ गया यहां तक। उसके बाद ES a2/3। अब हमें R की वैल्यू पता है। R की वैल्यू कितनी होती है? R0 a⁻1/3। तो यहां से क्या हो जाएगा? स्क्वायर है। ES a⁻2/3 by 4πr0² a⁻2/3। तो यहां से ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? ES/4। पाई की वैल्यू जानते हो क्या होती है? 3.14। R0 की वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी थी? 1.3 फर्मी, यानी 1.3 × 10⁻⁻15 की होल स्क्वायर। और AS की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी होती है? 13 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी 13 × 10⁻6। हमने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये जूल में ले ली हमने। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.10⁻6 इंटू इलेक्ट्रोवोल्ट की यूनिट होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया लास्ट में? 9.8 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आ गया सरफेस टेंशन किसी भी न्यूक्लियस के लिए। तो ये हमने सेमी एम्पेरिकल मास रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, कोई भी न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा? या तो वो किसी अदर न्यूक्लियाई में टूटे नहीं, या फिर हम स्टेबिलिटी को किससे मेजर कर रहे थे? पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था जिस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी यानी मैक्सिमम होगी, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए अपने पास कोई कांस्टेंट ही रहता है, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम है, यानी वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रही है, तो उस वक्त उसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन न्यूक्लियाई don't disintegrate or transform into another nuclei, they are called stable nuclei।
they are called stable nuclei. और हमने स्टेबिलिटी को किससे शो कर रहे थे? बाइंडिंग एनर्जी से, यानी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. द stability of nucleides is measured by its binding energy, that is more the binding energy of nucleus, more stable. It will be if the energy given to the nuclei is more than its binding energy. It may disintegrate. यानी अगर हम किसी भी न्यूक्लियाई को उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दें तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. यानी B इज इक्वल टू मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, यानी इससे क्या हो जाएगा? dB by dz at constant A is equal to 0. अब स्टेबिलिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. टू डिटरमाइन द atomic numbers are for most stable nuclei having mass number A is equal to 64 using semi empirical बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. हमें क्या निकालना है? हमें एटॉमिक नंबर, यानी हमें देखना है कि वह कौन सा एटॉमिक नंबर है जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है. किसके लिए? जिसका मास नंबर है 64, यानी हमें Z की वैल्यू निकालनी है. अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? यूजिंग सेमी empirical बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला. तो यहां EB इज इक्वल टू क्या होता है? AVA माइनस AS A2/3. तो ये होता है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला. अब हमें क्या देखना है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है. तो यहां से DEB by DZ क्या हो जाएगा? 0. तो कर दीजिए डेरिवेटिव. इस टर्म का 0, इसका क्या हो जाएगा? माइनस AC 2Z माइनस 1/A 1/3. और नेक्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा? 4AA A माइनस 2Z की होल स्क्वायर बाई A इज इक्वल टू 0. आप इसका पहले करोगे तो कितना आएगा निकल के? 2A माइनस 2Z. अब 2Z का करोगे तो 2,
2 इंटू 2 4, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये वाला आ जाएगा अपने पास, सॉरी। अब क्या रखनी है अपन को वैल्यू, पहले जेड निकाल लीजिए यहां से। जेड इज इक्वल टू आएगा अपना ए सी ए माइनस 1/3 प्लस 4AA डिवाइड बाई 2AC A माइनस 1/3 प्लस 8AA A माइनस 1। अब हमें क्या रखनी है, वैल्यूज पुट करनी है। रख दीजिए, AC की वैल्यू क्या है 0.58, ए हमें दे रखा था 64 माइनस 1/3 प्लस 4 इंटू एस्मेट्रिक एनर्जी की वैल्यू होती है 19.3। नीचे रख दीजिए, एसी की वैल्यू है अपनी 0.58, 64 माइनस 1/3 प्लस 8 इंटू 19.3/64। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.145 प्लस 17.2, 0.29 प्लस 2.4125, यानी ये आ जाता है अपना 28.62। तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या मान सकते हैं 29, यानी हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया 29। 29 किसका एटॉमिक नंबर होता है कॉपर, और इसका एटॉमिक मास है 64। तो यहां से हम अगर हमें मास नंबर दे रखा हो, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। यहां से हमने बस सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है, फिर यहां से आप z को एक तरफ कर लीजिए तो z की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। या तो आप चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं और फिर सीधे किसी न्यूक्लियाई की निकालनी हो तो वहां पुट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, स्टेबिलिटी को देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।